हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं राजन सिंह चौहान चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, 11th बिजनेस स्टडी में हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बैंक। बच्चों, लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा विमर्श पोर्टल पर जो क्वेश्चन बैंक अपलोड की गई है उसमें 11th क्लास की जो बिजनेस स्टडी है उसका फर्स्ट यूनिट हम कर चुके हैं। पहले आप लोग चौहान एकेडमी खंडवा के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम उसी क्वेश्चन बैंक के जो सेकंड यूनिट है उस सेकंड यूनिट को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो हम देखेंगे और हमारी जो उसकी बिजनेस स्टडी की जो सेकंड यूनिट है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। बच्चों, आप सभी को मालूम है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप मतलब व्यवसाय करने के अलग अलग फॉर्म्स कौन कौन से हैं। तो जिसमें हमने पढ़ा है एकाकी व्यापार है, साझेदारी है, फिर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है, सहकारी समितियां हैं और कंपनी है। ये सभी व्यावसायिक संगठन के स्वरूप है और इनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास विकल्प के रूप में आ रहा है और वो है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी। बच्चों, आप सभी को ये बात मालूम होना चाहिए कि जो साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। यदि अनुबंध में लिखा होगा कि ऋण पर ब्याज कितने प्रतिशत से देना है तो जो लिखा होगा उस दर से दी जाती है। लेकिन यदि साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का अनुबंध नहीं होगा तो हमें यह भी मालूम है कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, लेकिन साझेदारी का जन्म अनुबंध से होना ये ऐच्छिक होता है। तो यदि अनुबंध नहीं होगा तो उस समय क्या होगा, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 साझेदारी व्यवसाय के लिए हमारे देश में कानून बना हुआ है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, यदि मान लो कम से कम 2 साझेदार है और अधिक से अधिक 50 साझेदार है, उन्होंने आपस में सहमति बना करके और बिजनेस शुरू कर दिया और किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं किया, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया या किसी प्रकार का कोई करार नहीं किया है। अब ऐसी कंडीशन में बाद में यदि उनके बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा, तो उसके लिए हमारे देश में कानून बना है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 और उसके अनुसार उसका निपटारा किया जाएगा। तो उसमें जो 5 बातें हैं वो 5 बातें हमें याद रखना है। सबसे पहला, यदि साझेदारों के बीच किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं है तो सबसे पहली बात, साझेदारों के बीच में जो लाभ का बंटवारा है वह समान अनुपात में किया जाएगा। दूसरी बात, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात, किसी भी साझेदार को वेतन या पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। चौथा, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसको उस ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा, चाहे वो फिर कितना भी ऋण पर ब्याज की दर की मांग करे। लेकिन जो अधिनियम है उस अधिनियम के अनुसार यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उसके ऋण पर हम केवल और केवल उसको 6% एनुअल वार्षिक की दर से ब्याज देंगे। और लास्ट है कि किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो ये कुछ 5 बातें हैं जो कि समझौते के अभाव में लागू होगी। अब हमारे पास पहला ही प्रश्न है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार द्वारा फर्मों को दिए गए ऋण पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। तो क्या दिया है, 6% वार्षिक की दर से उसको ब्याज दिया जाएगा। दूसरा है, किसी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की गई है। जैसे हम सभी को मालूम है कि जो साझेदारी व्यवसाय है उसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 साझेदार होना चाहिए। अब ये किसके द्वारा निर्धारित की गई है, तो हम सभी यही बोलेंगे कि भाई साझेदारी के लिए साझेदारी अधिनियम बनाया गया है 1932, उसके द्वारा निर्धारित की गई होगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो साझेदारी फर्म के लिए कितने साझेदार होना चाहिए, उसकी कम से कम और अधिक से अधिक संख्या क्या होना चाहिए, इसका जो निर्धारण किसके द्वारा किया गया है, तो कंपनी अधिनियम 2013 में इसका उल्लेख किया गया है कि एक फर्म के अंदर साझेदारों की कम से कम और अधिकतम सीमा क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने कि किसी निजी व्यवसायिक उपक्रम में लाभ को क्या माना जाना चाहिए। बच्चों, व्यवसाय निजी व्यवसाय है, ठीक है, तो किसी भी व्यवसाय करने का एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लेकिन आज के समय में व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो एकमात्र लाभ कमाना नहीं हुआ है। हाँ, वो अपने उद्देश्य को क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च उद्देश्य बना सकते हैं कि उनका जो सर्वोच्च उद्देश्य क्या है वो लाभ कमाना है। लेकिन एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो लाभ कहां से कमाते हैं, समाज से कमाते हैं। इसलिए समाज सेवा भी उनका उद्देश्य होता है।
तो एकमात्र नहीं होगा, वो क्या होगा, सर्वोच्च उद्देश्य है, क्योंकि लाभ के बिना तो व्यवसाय हो ही नहीं सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने चौथा कि व्यावसायिक संगठन के निम्नलिखित स्वरूपों में किसका पंजीकरण कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। तो व्यावसायिक संगठन के स्वरूप अभी मैंने गिनाए थे, एकाकी व्यापार, साझेदारी, सहकारी समिति, कंपनी और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। अब इसमें से बोला गया है कि किस स्वरूप का पंजीकरण कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। अब हमारे पास क्या है, एकाकी व्यापार, इसका पंजीकरण नहीं होता। साझेदारी, इसका पंजीकरण ऐच्छिक होता है। और सहकारी उद्योग, तो यहाँ यदि सहकारी समिति आता तो अनिवार्य था, लेकिन सहकारी उद्योग है तो इसका भी पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, इसका जन्म ही कानून के द्वारा होता है और इसका पंजीकरण होना अनिवार्य होता है। फिर आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, एकल व्यवसायी या एकल स्वामी का दायित्व कैसा होता है। तो भाई एकल स्वामित्व मतलब एकाकी व्यापार का जो मालिक है वो एकल स्वामी हुआ, उसका दायित्व कैसा होगा, असीमित होगा। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी को मालूम है, हमने साझेदारी में भी पढ़ा है कि साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, एकल स्वामी का दायित्व असीमित होता है। तो ये असीमित का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो सीमा तो होगी, कहां तक सीमा होगी, तो जैसे मान लो एकल स्वामी एकल व्यवसाय का स्वामी है तो उसका दायित्व असीमित। असीमित का मतलब कि व्यवसाय की सारी संपत्तियों को बेचने के बाद उसके यदि कुछ दायित्व बचते हैं तो अपनी निजी संपत्तियों को बेच करके भी उसको चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब व्यवसाय की संपत्तियां प्लस उसकी निजी संपत्तियों तक उसका दायित्व बनता है, वो कहलाता है असीमित दायित्व। तो इस प्रकार से यदि हम यहां पर देखेंगे तो एकल स्वामी का दायित्व क्या है, तो क्या आएगा, व्यावसायिक संपत्तियों तथा उसकी समस्त निजी संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक सीमित, ये आएगा। तो उसकी व्यवसाय की संपत्तियां और उसकी निजी संपत्तियों की सीमा। अब अगला है हमारा पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि साझेदारी का पंजीकरण कैसा होता है। तो अभी हमने बताया था कि भाई साझेदारी का जो पंजीकरण है वो ऐच्छिक होता है, वो अनिवार्य नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि साझेदारी का पंजीकरण ऐच्छिक है। फिर एकाकी व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, सिंगल ट्रेड जो सोल ट्रेड जो होता है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त, अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी वो नहीं कर सकता, बड़े आंतरिक उद्योग भी नहीं लगा सकता, विभागीय भंडार भी नहीं चला सकता, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। आगे है साझेदारी फर्म खालिस्तान, साझेदारी फर्म का खालिस्तान होता है। भाई साझेदारी फर्म का खालिस्तान होता है मतलब स्थायी अस्तित्व होता है, नहीं होता। भाई साझेदारी फर्म का जो अस्तित्व है स्थायी नहीं होता, वो कभी भी मतलब साझेदारों के बीच में झगड़ा हुआ तो साझेदारी व्यवसाय बंद हो सकता है। फिर दूसरा क्या है, अनिश्चित जीवन होता है, अनिश्चित अवधि का जीवन होता है और इनमें से कोई नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई अनिश्चित अवधि का जीवन होता है। साझेदारी का जो जीवन कैसा होता है, एक अनिश्चित अवधि, क्योंकि कोई से भी फर्म हो उसका जो जीवन है वो एक अवधि में हो गई, तो वो अवधि कैसी होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, तो सा होगा। एक साझेदारी समझौता, भाई साझेदारी समझौता कैसा हो सकता है, तो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, होना अनिवार्य भी नहीं है, ऐच्छिक भी होता है। तो यहाँ पर दिया है एक लिखित कानूनी दस्तावेज है, फिर एक मौखिक समझौता है, लिखित या मौखिक हो सकता है और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि इसका साझेदारी समझौता कैसा हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है पूर्वाधिकार अंशधारियों को साधारणतः, भाई अंशधारी दो प्रकार के होते हैं, एक समता अंशधारी और दूसरे पूर्वाधिकार अंशधारी। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, उन्हें मत देने का अधिकार होता है कंपनी के मामलों में, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के मामलों में मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो पहला ही हमारा आंसर आ जाएगा, मतदान का अधिकार नहीं रहता है इन्हें। एक प्राइवेट कंपनी को वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य है क्या, तो नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी जो निजी कंपनी है उसको वैधानिक सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप सीमित साझेदारी से क्या तात्पर्य है। भाई साझेदारी हमने सुना कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग मिल करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू करते हैं, जिसमें साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। लेकिन यह क्वेश्चन आगे हमारे सामने सीमित, साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, तो फिर साझेदारी सीमित कैसे हो सकती है। तो उसका मतलब यह हुआ, सीमित साझेदारी का मतलब यह हुआ कि इसमें कुछ साझेदार ऐसे होंगे जिनका
जो दायित्व है वो सीमित है और इसलिए ऐसे साझेदारी को हम सीमित साझेदारी बोलते हैं। तो यहाँ पर आएगा कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होता है और इसलिए ऐसी साझेदारी को हम क्या बोलते हैं, सीमित साझेदारी। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप क्या है। भाई जब से भी अभी आज हम जिस स्थिति में हैं, तो आज की स्थिति में तो बहुत तरह तरह के व्यवसाय होते हैं, लेकिन ये आप यदि सोचोगे कि व्यवसाय की शुरुआत कहाँ से हुई है, किसने करी है और किस प्रकार से करी है, तो जो यदि हम ध्यान देंगे तो व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप किसी एक ही व्यक्ति ने शुरू किया होगा। वो क्या कौन सा स्वरूप होगा, एकल व्यवसाय होगा, एकाकी व्यापार होगा, क्योंकि एक से शुरू हुई होगी तो एकाकी व्यापार सबसे प्राचीनतम स्वरूप माना जाता है। फिर है सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या है। तो हम बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग होते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 50। फिर है बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने वाली फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या है। तो बैंकिंग व्यवसाय में भी अधिकतम साझेदारों की संख्या 50 है, कम से कम 10 है। ठीक है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम कितनी होती है, तो कम से कम 10 और अधिक से अधिक 50। साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50। फिर किसी साझेदारी का विघटन कब होना चाहिए। तो भाई उसकी जो शर्त ये है कि जब कोई साझेदार दुर्व्यवहार करता है तो उस समय एक फर्म का विघटन हो जाता है। वैसे तो घाटे में चलता है व्यवसाय तब भी फर्म का विघटन हो जाता है। किसी साझेदार सरदार तो होता ही नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं। जब कोई साझेदार का स्वास्थ्य खराब या बीमार हो जाए तो ये भी कंडीशन नहीं होती है ना। ये कब होती है, जब फर्म का समापन होता है उस समय। ठीक है, तो साझेदारी का विघटन देखो दो होता है, एक फर्म का विघटन और एक साझेदारी का विघटन। तो फर्म का विघटन में व्यवसाय बंद हो जाता है और साझेदारी के विघटन में क्या होगा, उनके बीच का जो अनुबंध है वो अनुबंध बदल जाता है और एक नया अनुबंध से फिर से मतलब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, उसको ऐसा कहा जाता है। तो साझेदारी का विघटन कब होता है, जब कोई साझेदार दुर्व्यवहार करता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, एक नए साझेदार को प्रवेश दे दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में साझेदारी का उनका पुनर्गठन होता है, मतलब विघटन हो जाता है। फिर है प्रविवरण जारी करता है। तो भाई प्रविवरण कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है प्रविवरण। भाई कंपनी का जो निर्माण होता है तो वो प्रवर्तकों के द्वारा उसकी पूरी तैयारी की जाती है। फिर पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, संचालकों की जो सूची है ये सभी उसमें रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत की जाती है। रजिस्ट्रार के सामने सब चेक करने के बाद में समामेलन का प्रमाण पत्र दिया जाता है कंपनी को। तो कंपनियां 2 प्रकार की होती है, एक निजी और एक प्राइवेट, एक प्राइवेट और दूसरी पब्लिक। अब प्राइवेट कंपनी को जैसे ही समामेलन का प्रमाण पत्र मिलता है, इसका मतलब कि कंपनी का जन्म हो जाता है, कानूनी रूप से वैध हो जाती है कंपनी। तो एक निजी कंपनी या एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस तुरंत शुरू कर देती है, लेकिन पब्लिक कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के बाद में अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर सकती, स्टार्ट नहीं कर सकती। उसे जनता से पूंजी अभिदान प्राप्त करना रहता है, पूंजी प्राप्त करना रहता है। तो उसके लिए वो प्रविवरण जारी करती है। प्रविवरण मतलब कंपनी के बारे में, कंपनी के अंशों के बारे में, कंपनी के उद्देश्यों के बारे में जनता को बताया जाता है और जनता को अंशों को क्रय करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, वो कहलाता है प्रविवरण। तो प्रविवरण जारी करती कौन है, तो प्रविवरण कौन जारी करती है, एक सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण जारी करती है। क्योंकि निजी कंपनी तो जैसे ही समामेलन का प्रमाण पत्र मिलता है वो अपना व्यवसाय शुरू कर देती है, उसे वो प्रविवरण जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर अंशधारियों के दायित्व कैसे होते हैं, अंशधारियों के दायित्व स्पष्ट होते हैं। तो अंशधारियों के जितने दायित्व है, अधिकार हैं, है ना, वो किसमें स्पष्ट होते हैं, तो अंतर नियम। भाई कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रलेख होते हैं वो पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम। तो सीमा नियम में उद्देश्यों का वर्णन होता है और अंतर नियम में कंपनी के अंतर नियम मतलब कंपनी के संचालन से संबंधित समस्त बातों का उल्लेख होता है, जिसमें अंशधारियों के अधिकार और दायित्वों का भी वर्णन किया रहता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर है संयुक्त पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता। भाई संयुक्त पूंजी वाली एक सार्वजनिक कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी, उसका निर्माण नहीं हो सकता बिना प्रविवरण के, बिना अंतर नियम के,
बिना पार्षद सीमा नियम के या बिना सारणी एफ के। तो मैं आपको बता दूं कि जो पार्षद सीमा नियम है इसके बिना किसी भी कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता। तो फिर एक सार्वजनिक कंपनी का निर्माण किसी भी स्थिति में बिना पार्षद सीमा नियम के नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे हम। कंपनी के आंतरिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित नियमों का वर्णन करता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंपनी के आंतरिक मामलों में जो प्रबंधन से रिलेटेड, कंपनी के संचालन से रिलेटेड जो नियम है वो किस में दिए रहते हैं? पार्षद अंतर नियम में दिए रहते हैं। पार्षद सीमा नियम तो कंपनी के उद्देश्यों का उल्लेख करता है। प्रविवरण पूंजी अभिदान के लिए जारी किया जाता है, लेकिन अंतर नियम जो है कंपनी के संचालन से रिलेटेड जितने भी नियम होते हैं वो उसमें दिए रहते हैं। फिर कंपनी के वैधानिक अस्तित्व का क्या प्रमाण है? वैधानिक अस्तित्व मतलब कंपनी का जो अस्तित्व है वह कृत्रिम अस्तित्व होता है। कृत्रिम मतलब कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कब जन्म लेती है? तो जब कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा उसको समामिलन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तो उसको एक वैधानिक अस्तित्व मतलब कानूनी अस्तित्व मिल जाता है। वैधानिक मतलब कानूनी, कानून के द्वारा उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि हाँ आज से आपका एक अलग पृथक अस्तित्व है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी के संस्थापन प्रलेख में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए? भाई अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कंपनी दो प्रकार की होती है, एक पब्लिक और दूसरी प्राइवेट। तो जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 सदस्य होते हैं निजी कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें कम से कम 7 संचालक मंडल होते हैं और अधिक से अधिक उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सार्वजनिक कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी में पार्षद सीमा नियम, संस्थापन प्रलेख मतलब पार्षद सीमा नियम में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए? तो कम से कम उसमें कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए? 7 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए कम से कम। प्रविवरण जारी करना आवश्यक नहीं है। किसको जारी करना आवश्यक नहीं है? तो एक निजी कंपनी को प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक कंपनी को तो जारी करना पड़ता है। कंपनी के उद्देश्य को परिभाषित करता है पार्षद सीमा नियम। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि कंपनी के उद्देश्यों का जो उल्लेख है किसमें मिलेगा? पार्षद सीमा नियम में। पार्षद अंतर नियम के स्थान पर तालिका F अपना सकती है। तो कौन अपना सकती है? तो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। पार्षद अंतर नियम के स्थान पर जो तालिका F का इस्तेमाल कौन कर सकता है? तो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो यहां तक हमारे जो 25 ऑब्जेक्टिव थे सेकंड यूनिट के, ठीक है। इसमें से यदि कुछ भी ऑब्जेक्टिव हमारे सामने परीक्षा में भी आ जाते हैं क्वार्टरली में तो हमारे लिए बहुत सारी मदद हो जाएगी। अब आगे हम चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। तो निजी कंपनी में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या होती है। भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि 2 प्रकार की कंपनियां होती है, एक निजी और दूसरी सार्वजनिक। तो निजी कंपनी में कम से कम 2 और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होते हैं। तो निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या होती है 2, ठीक है। फिर है कंपनी की पूंजी खालिस्तान विभक्त होती है। तो भाई कंपनी की जो पूंजी होती है वो अंशों में विभक्त होती है। अंश मतलब पूंजी का एक टुकड़ा, ठीक है। जैसे मान लो एक कंपनी की पूंजी 5 लाख रुपए की है जो कि 100 रुपए वाले 5000 अंशों में विभक्त है। तो जो 100 रुपए का एक जो टुकड़ा है पूंजी का वो कहलाता है अंश। तो कंपनी की पूंजी अंशों में विभक्त होती है। इसमें विभक्त होती है, अंशों में विभक्त होती है। शेयर जिसको हम बोलते शेयर मार्केट, शेयर खरीदे जाते बेचे जाते। साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? तो ये भी आप लोगों को मालूम है कि साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। पार्षद अंतर नियम के अभाव में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर टेबल ए, कौन सी? टेबल ए। व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप क्या है? एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार ये सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। तो सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 50 होगी। अधिकतम संख्या कितनी होगी? 50 होगी। आगे बढ़ेंगे हम। बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने वाली फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या, तो इसमें भी अधिकतम संख्या 50 ही हमने बोला है, ठीक है।
बैंकिंग व्यवसाय में भी 50, लेकिन मिनिमम 10 होगी। साझेदारी का निर्माण खालिस्तान से होता है तो अनुबंध से होता है, समझौते से होता है। साझेदारी का निर्माण अनुबंध से होता है, समझौते से होता है। कंपनी का निर्माण खालिस्तान के अंतर्गत किया जाता है तो कानून के अंतर्गत किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 जो है उसके अंतर्गत कंपनी का निर्माण किया जाता है। खालिस्तान कंपनी के अस्तित्व का प्रतीक है तो सार्वमुद्रा, कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है, एक सील होती है, एक पहचान होती है और वही उसके अस्तित्व का प्रतीक है। कंपनी एक खालिस्तान व्यक्ति है। किस प्रकार का व्यक्ति है? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। जैसे हम एक प्राकृतिक व्यक्ति है, ऐसे कंपनी कैसी व्यक्ति है? एक कृत्रिम व्यक्ति है। खालिस्तान कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। तो एक निजी कंपनी जो है उसको व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। निजी कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। खालिस्तान कंपनी निर्माण की प्रथम अवस्था है तो प्रवर्तन, जो भी प्रवर्तन का कार्य है ये कंपनी निर्माण की प्रथम अवस्था है। प्रवर्तन मतलब कि संसाधनों को जुटाना और उसके बारे में सोचना, ये सभी क्या है? प्रवर्तन कंपनी के निर्माण की प्रथम अवस्था मानी जाती है। कंपनी को पूंजी अभिदान की स्थिति में से गुजरना आवश्यक है। खालिस्तान कंपनी को पूंजी अभिदान की स्थिति से गुजरना आवश्यक है। तो एक सार्वजनिक कंपनी जो है, सार्वजनिक कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उसको पूंजी अभिदान प्राप्त करना आवश्यक है। जितने भी अंश निर्गमित किए जाते हैं उसका 90% पूंजी अभिदान जब तक नहीं मिलेगा तब तक एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती। खालिस्तान कंपनी निर्माण हेतु तो आवश्यक प्रलेख तैयार करता है। तो कंपनी के निर्माण के लिए भाई जितने भी आवश्यक महत्वपूर्ण प्रलेख हैं वो कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? उसको कहा जाता है प्रवर्तक। प्रवर्तकों के द्वारा कंपनी के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कौन करता है? प्रवर्तक। जो भी लोग कंपनी के निर्माण के बारे में सोचते हैं या जिसके दिमाग में सबसे पहले कंपनी निर्माण का विचार आता है वही व्यक्ति क्या कहलाते हैं? प्रवर्तक कहलाते हैं। खालिस्तान कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है तो पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम एक ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी के उद्देश्यों के बारे में उल्लेख रहता है और इसीलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख कहा जाता है। कंपनी में संस्थापन प्रलेख के सहायक नियम होते हैं। खालिस्तान में संस्थापन प्रलेख के सहायक नियम होते हैं तो पार्षद अंतर नियम में, पार्षद अंतर नियम में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निजी कंपनी में के पार्षद सीमा नियम में न्यूनतम खालिस्तान सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो अभी हमने बताया था कि पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होना चाहिए और प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? तो 2 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर अनिवार्य होना चाहिए। फिर है खालिस्तान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 की सारणी ABCD के प्रारूप अनुसार होना चाहिए। तो जो पार्षद अंतर नियम है, पार्षद अंतर नियम, पार्षद अंतर नियम कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 की सारणी ABCD के अनुसार होना चाहिए। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की सूचना समामेलन के 30 दिनों के अंदर भेजना चाहिए। समामेलन के बाद में करीब 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय रजिस्टर्ड ऑफिस की सूचना भेजना पड़ती है कि भाई हमारी कंपनी का ऑफिस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। अब हम सही जोड़ियों की तरफ चलेंगे। तो सही जोड़ी में सबसे पहली सही जोड़ी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी, सही जोड़ी में सबसे पहला 1912। ठीक है, तो भाई 1912 का संबंध किससे है? तो 1912 मतलब सहकारिता अधिनियम, सहकारिता अधिनियम ये 1912 है। सहकारिता अधिनियम मतलब जो सहकारी समिति वाला जो व्यवसाय है उसके लिए एक कानून बना हुआ है और वो कानून कब बना है? 1912 में। फिर है सहकारी समिति, सॉरी दूसरा है कंपनी।
तो कंपनी का संबंध किससे है? तो कंपनी का संबंध सार्वमुद्रा से है। कंपनी का संबंध किससे है? सार्वमुद्रा से है, तो उसके सामने सेकंड आ जाएगा। फिर है सहकारी समिति। तो सहकारी समिति का एक ही उद्देश्य है, एक व्यक्ति एक नोट, एक वोट, सॉरी, एक व्यक्ति एक वोट। जैसे सहकारी समिति में जितने भी मेंबर होते हैं तो वो भी शेयर खरीदते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे शेयर, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत सारे वोट डाल सकता है। तो एक व्यक्ति सदस्य है तो एक ही वोट डालेगा, एक व्यक्ति एक वोट, ये सहकारिता का नियम होता है। शेष भारत, अब यहाँ पर ये संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है हमारे देश में दो प्रकार से लागू होता है, एक पश्चिम बंगाल में अलग लागू होता है और हमारे शेष भारत में अलग प्रकार से लागू होता है। तो जो शेष भारत है उसके लिए देखो, एक है मिताक्षरा प्रणाली और दूसरी है दया भाग प्रणाली। ठीक है, तो मिताक्षरा प्रणाली और दया भाग प्रणाली, अब इसमें से जो शेष भारत है, अब एक पश्चिम बंगाल दिया है और एक शेष भारत दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में मिताक्षरा प्रणाली, ठीक है, और शेष भारत में दया भाग प्रणाली, तो यहां पर आ जाएगा 4। ठीक है, फिर एकाकी व्यापार, तो एकाकी व्यापार में त्वरित निर्णय लिए जाते हैं, ये उसकी विशेषता है एकाकी व्यापार की, एक ही व्यक्ति मालिक है, वो तुरंत निर्णय ले सकता है। 1932 साझेदारी अधिनियम 1932 है, ये 6 नंबर आ जाएगा। पश्चिम बंगाल मिताक्षरा प्रणाली आ जाएगी। संयुक्त हिंदू परिवार का जो मुखिया होता है वो उसका कर्ता कहा जाता है मुखिया को। और साझेदारी फर्म एक कैसा संगठन है? ऐच्छिक संगठन है, क्योंकि प्रत्येक साझेदार अपनी इच्छा से उसमें शामिल होता है। तो ये हमारी सही जोड़ी हो गई। आगे हम देखेंगे अगली सही जोड़ी। देखो जो सही जोड़ियां हैं बहुत ही उन्होंने थोड़ी सोच समझ करके रखी है, इसलिए हम जब भी सही जोड़ी बनाए तो थोड़ा सा हमें उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए आप सही जोड़ी को गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो सही जोड़ी को आपको बहुत सावधानी से करना है। तो सबसे पहला है, क्योंकि एक गलत करना मतलब दो गलत होना, एक गलत हुआ तो दूसरा ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा उसमें। सबसे पहला दिया है निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी का संबंध है प्रवर्तन और समामेलन से। प्राइवेट कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के बाद में वो अपना बिजनेस तुरंत स्टार्ट कर सकती है। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट। फिर सार्वजनिक कंपनी, प्रवर्तन, समामेलन और पूंजी अभिदान। समामेलन के बाद में उसको पूंजी अभिदान प्राप्त करना पड़ता है, उसके बाद में ही वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। तो सार्वजनिक कंपनी के लिए सेकंड आ जाएगा। पार्षद अंतर नियम के लिए सारणी ABCDE, पार्षद अंतर नियम का जो प्रारूप है वो सारणी, कंपनी अधिनियम की जो सारणी जो ABCDE का जो प्रारूप उसमें दिया गया उसके अनुसार पार्षद अंतर नियम होना चाहिए। और जो सीमा नियम है वो सारणी FGHIJ के अनुसार होना चाहिए। तो ये जो कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया में उपयोग होने वाले ये प्रपत्र है, महत्वपूर्ण प्रलेख, जिसमें कंपनी के बारे में जानकारी दी रहती है, सीमा नियम और अंतर नियम। तो सीमा नियम में उद्देश्य दिए रहते हैं, अंतर नियम में कंपनी के संचालन से संबंधित नियम दिए रहते हैं। तो भाई सीमा नियम का जो फॉर्मेट क्या होगा, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो तो एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है, कोई फॉर्म भरते हो तो फॉर्म का एक फॉर्मेट होता है, ऐसे ही सीमा नियम, तो सीमा नियम का एक फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है? तो कंपनी अधिनियम जो 2013 है उसकी जो अनुसूची 1 की जो तालिका FGHIJ उसमें उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके अनुसार आपका सीमा नियम होना चाहिए। ऐसे तालिका 1 का जो सारणी में ABCDE जो फॉर्मेट, उसमें जो फॉर्मेट का एग्जाम्पल दिया गया है उसके अनुसार आपका अंतर नियम होना चाहिए। मतलब हम मन से भी अंतर नियम, सीमा नियम का फॉर्मेट नहीं बना सकते। कंपनी अधिनियम, क्योंकि कंपनी का जन्म कानून से हो रहा है इसलिए उसमें सारी बातें कानूनी रूप से होना चाहिए, अधिनियम के अनुसार होना चाहिए, हम मन से उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। तो ये सारणी ABCDE के अनुसार अंतर नियम होना चाहिए और FGHIJ के अनुसार सीमा नियम होना चाहिए। फिर है निदेशक पहचान संख्या। तो निदेशक पहचान संख्या केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है। निदेशक पहचान संख्या किसके द्वारा जारी की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है।
और निगम पहचान संख्या कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी की जाती है। निगम पहचान संख्या मतलब कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होता है, समामेलन का प्रमाण पत्र जारी होता है, तो उसके साथ में उसको कंपनी को एक पहचान संख्या मिलती है ना, तो उसको निगम पहचान संख्या बोला जाता है। तो वो कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी की जाती है। फिर पूंजी अभिदान की अनुमति कौन देता है? सेबी। सेबी की जो नजर है, सेबी क्या है? तो सेबी गवर्नमेंट की एक संस्था है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई संस्था है, जो कि पूंजी बाजार है, पूंजी बाजार के ऊपर कंट्रोल करता है। जो भी पूंजी खरीदी जाती, बेची जाती, अंशों का जो बाजार होता है, तो उसके ऊपर कंट्रोल करता है। तो पूंजी अभिदान की जो अनुमति है वो किसके द्वारा दी जाती है? सेबी के द्वारा दी जाती है। तो ये हमारी सही जोड़ी है। ठीक है, अब हम चलेंगे सत्य असत्य की तरफ। तो व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप संयुक्त स्टॉक कंपनी है, ये क्या है? गलत है भाई। व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप क्या है? वो है एकाकी व्यापार, और ये बोल रहे हैं कि कंपनी है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है साझेदारी का करार या अनुबंध स्टाम्प पेपर पर लिखित में होना चाहिए, ये भी गलत है भाई, मौखिक भी हो सकता है। साझेदारी व्यवसाय का पंजीकरण कराना ऐच्छिक होता है, ये एकदम राइट है, ये पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती, बिल्कुल 100% राइट है। संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा जन्म से ही उसका सदस्य मान लिया जाता है। निजी कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं, ये गलत है। निजी कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, ये हमें मालूम है। ठीक है, फिर है पार्षद अंतरनियम को कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। फिर है प्रबंधकों का कंपनी के मामलों पर नियंत्रण नहीं होता, तो कंपनी के मामलों में प्रबंधकों का नियंत्रण नहीं होता है, राइट है। किसका नियंत्रण होता है? संचालकों का नियंत्रण होता है। फिर पार्षद सीमा नियम कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है, ये भी राइट है भाई। सीमा नियम जो होता है उसमें कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन किया गया रहता है। पार्षद अंतर नियम कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है, तो इसको हम बोल भी सकते हैं कि हाँ, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम ये सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख माने जाते हैं, तो आप इसको मान सकते हो। फिर है आगे पार्षद अंतर नियम हो गया, कंपनी अधिकृत पूंजी से अधिक पूंजी निर्गमित नहीं कर सकती। भाई जब कंपनी का निर्माण होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एकाकी व्यापार, एक व्यक्ति व्यापार शुरू करता है तो वो पूंजी लगाता है 50,000, 5 लाख, 10 लाख, जिस भी पूंजी से व्यापार शुरू करेगा वो उसकी पूंजी होगी। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार पूंजी लेकर आता है, ठीक है। लेकिन जो कंपनी व्यवसाय है, कंपनी व्यवसाय में कंपनी की जो पूंजी है वो अंशों में बटी रहती है। तो कंपनी के जो कंपनी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो पार्षद सीमा नियम जब रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो कंपनी की पूंजी की घोषणा करना पड़ती है कि भाई कंपनी की पूंजी कितनी होगी, और सीमा नियम में जो कंपनी की पूंजी की घोषणा कर दी उससे अधिक पूंजी कंपनी, क्योंकि कंपनी की पूंजी जनता से इकट्ठी की जाती है और इसलिए वो जो पार्षद सीमा नियम में जो अधिकृत उसको ऑथोराइज्ड कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रार के द्वारा उसको पंजीकृत कर लिया जाता है। तो उस पूंजी से ज्यादा कंपनी जनता से पूंजी एकत्रित नहीं कर सकती, तो यहाँ पर उसे ही हम अधिकृत पूंजी बोलते हैं या ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। तो कंपनी की जो अधिकृत पूंजी से अधिक पूंजी निर्गमित नहीं कर सकती, बिल्कुल 100% राइट है कि कंपनी की पूंजी मान लो पार्षद सीमा नियम में 5 लाख रुपए दी गई है तो कंपनी जनता से 5 लाख रुपए ही एकत्रित कर सकती है, उससे 1 रुपया भी ज्यादा एकत्रित नहीं कर सकती। संस्थापन प्रलेख पार्षद अंतर नियम का सहायक प्रलेख है, गलत है भाई। संस्थापन प्रलेख मतलब पार्षद सीमा नियम, तो पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख हुआ अंतर नियम, न कि अंतर नियम का सहायक प्रलेख पार्षद सीमा नियम, इसलिए गलत हो गया। प्रवर्तक कंपनी के ट्रस्टी नहीं होते हैं, प्रवर्तक कंपनी के ट्रस्टी नहीं होते हैं, ये गलत है। होते हैं, जो प्रवर्तक होते हैं वही कंपनी के ट्रस्टी माने जाते हैं। फिर है प्रवर्तक कंपनी के प्रवर्तन पर किए गए व्यय को प्राप्त करने का कानूनी रूप से दावा कर सकते, बिल्कुल राइट है। तो प्रवर्तकों के द्वारा कंपनी के निर्माण के लिए जो शुरू में प्रारंभिक व्यय किए जाते हैं वो प्रारंभिक व्यय वो कानूनी रूप से दावा कर सकते हैं वो प्राप्त करने का। और इसीलिए तो जब भी हम चिट्ठा बनाते हैं तो आप लोगों को चिट्ठे में कभी कभी प्रारंभिक व्यय दिए हुए मिलते हैं। वो प्रारंभिक व्यय वो प्रवर्तकों के द्वारा कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया में शुरुआत में किए गए व्यय होते हैं, क्योंकि कंपनी का जन्म तो हुआ नहीं है, तो जन्म के पहले
जब प्रवर्तकों के द्वारा उसकी जो तैयारी में जो भी व्यय होंगे तो वो अपनी जेब से थोड़ी नहीं करेंगे, वो कंपनी के ऊपर ही डालेंगे। तो कंपनी के निर्माण के बाद वो उसका दावा कर सकते हैं कि भाई कंपनी के निर्माण में हमें इतना पैसा खर्च हुआ है, और वो प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं और वो लीगल है, कानूनी रूप से मान्य होते हैं। फिर कंपनी को निगम पहचान नंबर प्रवर्तक आवंटित करता है, गलत है। भाई कंपनी को जो पहचान संख्या है वो कौन जारी करता है, तो रजिस्ट्रार, कंपनी को पंजीकरण करने वाला जो रजिस्ट्रार होता है वो उसको पहचान संख्या जारी करता है। समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही कंपनी को वैधानिक अस्तित्व प्राप्त होता है, बिल्कुल राइट है। भाई समामेलन का प्रमाण पत्र जैसे ही मिलता है तो एक कंपनी एक कानूनी रूप से अस्तित्व में आ जाती है, वो एक व्यक्ति बन जाती है। कौन सा, कृत्रिम व्यक्ति बन जाती है। निजी कंपनी को पूंजी अभिदान की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल राइट है। भाई निजी कंपनी पूंजी अभिदान की आवश्यकता नहीं है, जैसे उसको समामेलन का प्रमाण पत्र मिला है वो अपना व्यापार शुरू कर सकती है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में सबसे पहले फटाफट चलते हम। सहकारी समिति को किस अधिनियम में अधिकृत होना चाहिए, तो 1912, सहकारिता अधिनियम 1912, क्योंकि 32 कौन सा है, साझेदारी अधिनियम है, और 12 सहकारिता अधिनियम है। सरकारी कंपनी में केंद्र और राज्य सरकार के कितने प्रतिशत अंश होना चाहिए, तो 51% अंश होना चाहिए, तभी वो सरकारी कंपनी मानी जाएगी। 51 से एक भी कम हुआ तो वो प्राइवेट हो जाएगी। साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध का नाम बताइए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, साझेदारी सल्लेख। क्या बोलेंगे उसको हम, साझेदारी सल्लेख। फिर है कंपनी का निर्माण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं, प्रवर्तक, और उनके द्वारा जो काम किया जाता है वो प्रवर्तन न हो जाता है। पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य दिए गए हैं, तो पार्षद सीमा नियम में 6 वाक्य दिए गए हैं। मतलब वो पार्षद सीमा नियम, वाक्य का मतलब 6 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें जानकारी भरना रहती है, वो 6 वाक्य कहलाते हैं। फिर है एक सार्वजनिक कंपनी को पूंजी अभिदान हेतु किसकी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, तो पूंजी अभिदान के लिए अभी हमने देखा था उसको सेबी की अनुमति लेना अनिवार्य है। फिर है अंतर नियम के स्थान पर कंपनी कौन सी तालिका अपनाती है, तो तालिका F, तालिका F। कंपनी के निर्माण हेतु आवश्यक संसाधन कौन एकत्र करता है, तो प्रवर्तकों के द्वारा, प्रवर्तकों के द्वारा कंपनी के निर्माण से रिलेटेड आवश्यक संसाधनों को एकत्रित किया जाता है। संस्थापन प्रलेख की सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन सी है, तो उसकी धारा 4 जो दी है उसमें उद्देश्यों के बारे में कहा गया है। संस्थापन प्रलेख मतलब पार्षद सीमा नियम की धारा जो 4 है उसमें वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर है 3 नंबर पर चलेंगे हम, संस्थापन प्रलेख का सहायक प्रलेख कौन सा है, तो संस्थापन प्रलेख मतलब पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख कौन सा हुआ, तो अंतर नियम, अंतर नियम। फिर पार्षद अंतर नियम का प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी सारणी के अनुसार दिया गया है, तो A, B, C, D और E, सारणी A, B, C, D, E। कंपनी के जन्म का प्रमाण पत्र किसे कहा जाता है, तो कंपनी के जन्म का प्रमाण पत्र कौन सा है, समामेलन का प्रमाण पत्र। जैसे हमें हमारा जन्म का प्रमाण पत्र मिलता है ना, तो ऐसे ही कंपनी के जन्म का प्रमाण पत्र समामेलन प्रमाण पत्र कहा जाता है। कंपनी को निगम पहचान नंबर कौन आवंटित करता है, तो कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार। जैसे हम जमीन मकान खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं तो वो भू अभिलेख रजिस्ट्रार होता है। ऐसे कंपनी के निर्माण के संबंध में कंपनी को निगम पहचान नंबर कौन आवंटित करता है, तो कंपनियों का रजिस्ट्रार। निदेशक पहचान संख्या कौन जारी करता है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और कौन सी कंपनी समामेलन के उपरांत व्यापार प्रारंभ कर सकती है, तो एक निजी कंपनी समामेलन के तुरंत बाद वो अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, लेकिन सरकारी सार्वजनिक कंपनी समामेलन के तुरंत बाद अपना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने करीब 5 प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव थे, रिक्त स्थान थे, सही जोड़ी, सत्य सत्य, एक वाक्य वाले क्वेश्चन देखे। ये हमारी सेकंड यूनिट थी। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली यूनिट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।